कक्षा 9वीं के प्यारे भाइयों बहनों, आशा है आप सभी अनुशासन का पालन कर रहे होंगे घर पर। आज देखते हैं पेज क्रमांक 168, इतिहास का विषय उपनिवेशवाद। कल हमने आपको चीन के बारे में बताया था, उसी के आगे बढ़ेंगे। ठीक है। चीन पर बढ़ता हुआ विदेशी प्रभाव। अफीम युद्ध की हार से चीनी सैन्य शक्ति की कमजोरियों के बारे में दुनिया को पता चल गया था। अन्य यूरोपीय शक्तियां भी चीन में अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करने लगी। सन 1844 में चीन ने फ्रांस और अमेरिका के साथ भी नानकिन नामक संधि की तरह ही संधियां की। इस संधियों में फ्रांस और अमेरिका को भी चीन के शासकों से बहुत सी व्यापारिक रियायतें मिली। रियायतें मतलब छूट मिली। कुछ इस तरह की संधि दूसरे यूरोपीय देशों जैसे रूस, जर्मनी इत्यादि ने भी चीन के साथ की। फलस्वरूप चीन के तटीय इलाकों में, तटीय मतलब समुद्र के तट के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसे तटीय इलाके बोलते हैं। ठीक है। अलग अलग देशों के प्रभाव का क्षेत्र बन गया। ठीक है। उसके बाद देखिएगा चीन में क्या होता है। खुले द्वार की नीति अपनाई गई। खुले द्वार की नीति क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। चीन के पूर्व में एक छोटा सा देश है, उसका नाम है जापान। पूर्व में है ना। सन 1895 में जापान ने चीन पर आक्रमण किया, जिसमें उसकी विजय हुई। अब जापान ने भी चीन को उसी प्रकार की संधि करने के लिए विवश किया, मजबूर किया, जैसे बाकी यूरोपीय देशों के साथ हुई थी। इस तरह चीन का एक बड़ा हिस्सा अलग अलग यूरोपीय एवं एशियाई साम्राज्यवादी देशों के प्रभाव में आ गया। चूंकि वो हार गया था, बहुत सारे युद्धों में वो हार गया था, मजबूरन जीतने वाले शासकों से संधि या समझौता करना उसकी मजबूरी हो गई थी। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका लंबे समय से चीन में व्यापार कर रहा था। उसे चिंता हुई कि अगर सभी यूरोपीय देशों ने चीन को अपने उपनिवेशों में बांट लिया तो अमेरिका का व्यापार बंद हो जाएगा। अमेरिका ने इस तरह चीन के भिन्न भिन्न प्रभाव क्षेत्रों में बांटने का विरोध किया और इसके स्थान पर खुले मुक्त द्वार की नीति घोषणा की। इसका अर्थ था कि सभी देश चीन में व्यापार करेंगे और किसी भी देश का कोई निश्चित प्रभाव क्षेत्र नहीं होगा। थोड़ी ननुकुर के बाद सारे देशों ने इस संधि को मान लिया। ठीक है। थोड़ा बहुत आपसी मतभेद हुआ कि हमारे क्षेत्र में आप व्यापार नहीं कर सकते, परंतु कुछ समय बाद सभी देशों ने, एशियाई देश और यूरोपीय देश, सभी देशों ने इस संधि को अमेरिका के द्वारा की गई घोषणा को मान लिया। ठीक है। इसे ही कहा जाता है खुले द्वार की नीति। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था देखते हैं। सन 1850 तक फ्रांस, जर्मनी एवं अमेरिका में औद्योगिकरण हो चुका था। ये जो तीन देश हैं
फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका, वहाँ पर उद्योग बहुत बड़ी मात्रा में लग चुके थे, औद्योगिकरण हो गया था, बहुत सारे कारखाने विकसित हो चुके थे। ठीक है, और ये देश सभी नए संभावित बाजारों पर कब्जा करना चाहते थे। उसमें एक बाजार चीन भी था, है ना। वहाँ पर औद्योगिकरण हो जाने के बाद जो उद्योगों में सामान बनता था व्यापार के लिए, उस सामानों को बेचने के लिए, खपाने के लिए अन्य देशों में एक बाजार, जिसे मार्केट कहा जाता है, जहाँ पर बाजार में सामान बेचा जाता है, ऐसे ऐसे स्थानों की इन देशों को जरूरत थी। किसको? कौन से देश? फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका। ठीक है, तो सभी कब्जा करना चाहते थे। हमने ऊपर पढ़ा कि उस समय चीन की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी। ठीक है, बड़ी जनसंख्या का अर्थ था बड़ा बाजार, मतलब वहां पर सामान ज्यादा बिकता और बिक सकता था। इसलिए दुनिया के सारे औद्योगिकृत देश चीन को अपने प्रभाव में लाना चाहते थे। एक दूसरी महत्वपूर्ण वजह थी पूंजी के निवेश के लिए नया क्षेत्र तलाशना। दूसरी महत्वपूर्ण जो वजह थी, कारण था, वो था पूंजी निवेश के लिए, मतलब पैसा लगाने के लिए कोई नए क्षेत्र को चुना जाए, तलाश किया जाए। ठीक है, औद्योगिकरण के पश्चात हुए फायदों से यूरोप में काफी बड़ी मात्रा में पूंजी जमा हो गई थी, जिसे वे उपनिवेश में रेल लाइनें बिछाने व खदान स्थापित करने में लगाना चाहते थे। यूरोपीय देश के पास बहुत सारा पैसा जमा हो गया था, इकट्ठा हो गया था। अब उस पैसे को वो क्या करना चाहते थे? किसी अन्य देश में रेल लाइन बनाने का, अपने देश से जोड़ने का प्रयास करने के लिए रेल लाइन बिछाना, चाहे वो अपने देश में हो चाहे दूसरे देश में हो, उस पैसे का उपयोग करना और खदान स्थापित करने में लगाना चाहते थे। खदान मतलब जमीन से निकाला गया खनिज पदार्थ, जैसे लोहा, तांबा, टीन, सोना, चांदी, ये सब पृथ्वी के अंदर दबा हुआ है। इसको निकालने के लिए उसमें पैसा लगाना चाहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से चीन में बढ़ा विदेशी प्रभाव और खुले द्वार की नीति अपनाई गई। कहाँ? चीन में। चलिए एक चित्र देख लेते हैं। ये चीन यूरोपीय और जापानी साम्राज्यों द्वारा चीन का बंटवारा एक कार्टून बना हुआ है। ठीक है, जिसको देखकर हंसी भी आती है और कुछ सीखने को भी मिलता है। ठीक है, यह देखिए किस प्रकार से ये नीचे जो दिख रहा है ये अन्य देश के लोग, और ये जो भूमि दिख रही है वो एक प्रकार से चीन कहा जा सकता है। ठीक है, ये एशियाई और यूरोपीय देश के शासक हैं जो सभी चीन पर कब्जा करने के लिए, अपना प्रभाव जमाने के लिए अपना अपना तरीका ढूंढ रहे हैं। और ये चीन के शासक हैं जो मजबूरी में, क्योंकि हार रहे थे बार बार युद्धों में, मजबूरी में अपने देश में इस प्रकार का व्यापार करने के लिए संधियां करनी पड़ जाती थी, समझौता करना पड़ जाता था। ठीक है, और इस क्षेत्र में प्रभाव इसलिए जमाया जा रहा था अन्य देशों के द्वारा क्योंकि यहाँ की जनसंख्या अधिक थी। ठीक उसी प्रकार से हमारे भारत देश की भी जनसंख्या बहुत है, अभी हम दूसरे नंबर पे हैं। ठीक है, और हमारे बाजार व्यवस्था में भी अन्य देशों का निवेश है। और उस निवेश का कुछ फायदा हमारे देश को और बहुत कुछ फायदा
जो निवेश करता है उनको जाता है। ठीक है, तो ये व्यापारिक नीतियां हैं। एक देश दूसरे देश पर किस प्रकार से व्यापार करेगा, उसके कुछ नियम कायदे बनते रहते हैं। उस नियम कायदों और शर्तों के साथ कोई भी देश हमारे देश में या किसी अन्य देश में व्यापार कर सकता है। ठीक है, आगे कल पढ़ेंगे पेज क्रमांक 169। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। अगला जो सब्जेक्ट है वो विदेशी नियंत्रण का विरोध है। ठीक है, और जैसा हमने पहले आपको बताया था कि शुरुआती 5 पेज आपको पढ़ना है। इन 5 पेज में से 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और उसका जवाब आपको अगले दिन 11 बजे तक देना है। ठीक है, घर में पढ़िए। पुस्तक आपको मिली है, शासन द्वारा फ्री में मिली है, मुफ्त में मिली है, उसका आपको पैसा नहीं लगा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुस्तक को छुएंगे नहीं। पुस्तक पढ़ना जरूरी है। एक पुस्तक छपने में सैकड़ों पेड़ कटते हैं और आपको 6 से 7 पुस्तक मिली है। अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो ये प्रकृति के खिलाफ अन्याय होगा, प्रकृति के प्रति अन्याय होगा। तो जिस प्रकार से आपको पुस्तकें मिली हैं, भले ही उसका मूल्य न लगा हो, लेकिन वो पुस्तकें अमूल्य हैं, उसका कोई मोल नहीं है। और इस पुस्तक को अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा साल यूं ही निकल जाएगा। वैसे तो निकल ही गया है, लेकिन पढ़ेंगे तो आपके शब्दों का भंडार, आपकी जानकारियाँ बढ़ेंगी और आपको अच्छा महसूस होगा। 10वीं का जो अगला सत्र है वो आप उसे आसानी से जानकारी लेते हुए पार पा जाएंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा, पुस्तक पढ़ना है, सब्जेक्ट को समझना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।